नमस्कार। आज हम एक पुराने पर बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मामले की बात करेंगे। हाँ, ये 1979 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम नेशनल ताज ट्रेडर्स। बिल्कुल, ये इनकम टैक्स एक्ट 1922 की धारा 33B की व्याख्या से जुड़ा है। आज हम इसी फैसले के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे कभी-कभी अदालतों को कानून के शब्दों से आगे जाकर उसकी असल मंशा को समझना पड़ता है। हाँ, खासकर जब कोई नियम शायद इंसाफ के रास्ते में आ रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें एक सीधी सी टक्कर थी। टक्कर? कैसी टक्कर? एक तरफ इनकम टैक्स कमिश्नर का मूल्यांकन आदेशों को बदलने का अधिकार और दूसरी तरफ उस अधिकार पर लगी 2 साल की समय सीमा। अच्छा। और पेच तब फंसा जब मामला अपील में मतलब ऊपरी अथॉरिटी के पास पहुंच गया। सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या वो 2 साल वाली लिमिट अपील सुनने वाली अथॉरिटी पर भी लागू होगी। यहीं से कानून की व्याख्या का खेल शुरू हुआ। तो कहानी क्या थी? मतलब बैकग्राउंड क्या था इस केस का? तो बात ऐसी है कि एक फर्म थी, नेशनल ताज ट्रेडर्स। उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरे। ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब ITO ने मूल्यांकन पूरा किया, असेसमेंट जिसे कहते हैं। लेकिन बाद में कमिश्नर को लगा कि ये जो असेसमेंट हुआ है ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी किस तरह की? कई चीजें थी, जैसे फर्म में कुछ नाबालिग पार्टनर थे, खाते शायद भरोसेमंद नहीं लग रहे थे, और शायद ये भी सवाल था कि ITO के पास उस मामले को देखने का सही जुरिस्डिक्शन था भी या नहीं। अच्छा। कमिश्नर को लगा कि इन सब वजहों से सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने ITO का वो असेसमेंट ऑर्डर रद्द कर दिया। ओके, तो मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था? नहीं, यहीं एक दिक्कत आई। कमिश्नर ने आदेश तो रद्द कर दिया, पर फर्म का ये कहना था कि भाई हमें अपनी बात रखने का पूरा मौका ही नहीं दिया गया। अच्छा, मतलब नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन? हाँ बिल्कुल, मतलब फेयर सुनवाई नहीं हुई। तो फर्म इस बात को लेकर पहुंच गई एपेलेट ट्राइब्यूनल, जो कि ऐसे मामलों में अपील सुनने वाली एक ऊंची संस्था है। एग्जैक्टली। तो ट्राइब्यूनल ने क्या कहा फिर? देखिए, ट्राइब्यूनल ने माना कि कमिश्नर की जो चिंताएं थी वो जायज थी। मतलब मूल्यांकन वाकई गलत था? हाँ, ITO का पहला मूल्यांकन गलत था, लेकिन ट्राइब्यूनल ने यह भी माना कि कमिश्नर ने जिस तरह से आदेश दिया वो तरीका सही नहीं था, क्योंकि फर्म को ठीक से सुना नहीं गया था। बिल्कुल। तो ट्राइब्यूनल ने कमिश्नर का आदेश रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? हाँ, और मामला वापस कमिश्नर को भेज दिया कि भाई फर्म को ढंग से सुनो और फिर नया आदेश जारी करो। अच्छा, तो अब मामला सुलझ गया होगा? नहीं, यही तो असली ट्विस्ट आया। मामला गया कलकत्ता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट? क्यों? डिपार्टमेंट शायद ट्राइब्यूनल के फैसले से खुश नहीं था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि ट्राइब्यूनल कमिश्नर का आदेश रद्द तो कर सकता था, पर मामला दोबारा फैसले के लिए वापस कमिश्नर को नहीं भेज सकता था। अरे, पर क्यों? ट्राइब्यूनल ने तो सही कहा था कि सुनवाई दोबारा हो। वही, वो 2 साल वाली समय सीमा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 33B(2)(b) में जो लिखी है। ओह, वो टाइम लिमिट। हाँ, हाईकोर्ट के मुताबिक वो 2 साल की म्याद अब खत्म हो चुकी थी, तो कमिश्नर अब नया आदेश दे ही नहीं सकते थे, भले ही ट्राइब्यूनल ने कहा हो। हाईकोर्ट ने इस पॉइंट पर असम हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले से सहमति जताई थी। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब हाईकोर्ट कह रहा है कि भले ही ITO का फैसला गलत था और कमिश्नर का तरीका गलत था, हाँ, पर क्योंकि 2 साल बीत गए अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो गलत मूल्यांकन ही फाइनल माना जाएगा। इससे तो सरकार को नुकसान होता रहेगा। बिल्कुल, और यही सवाल फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि क्या वो 2 साल की समय सीमा ट्रिब्यूनल की अपीलीय शक्तियों पर भी लागू होती है? एग्जैक्टली। क्या समय सीमा खत्म होने के बाद ट्रिब्यूनल कमिश्नर को नया आदेश देने का निर्देश दे सकता है या नहीं? यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत गहराई से विचार किया। सोचिए, अगर हाईकोर्ट की बात मान ली जाती तो कितनी अजीब स्थिति बनती। कैसी? ट्रिब्यूनल ने खुद माना कि ITO का मूल्यांकन गलत था, और ये भी माना कि कमिश्नर का आदेश प्रोसीजरल तौर पर गलत था। अब अगर ट्रिब्यूनल सिर्फ कमिश्नर का आदेश रद्द कर देता तो क्या होता? ITO का वो गलत वाला मूल्यांकन ही मान्य हो जाता? हाँ, क्योंकि कमिश्नर तो नया आदेश दे नहीं सकते थे टाइम लिमिट की वजह से। सही कहा। तो इससे तो राजस्व का ही नुकसान होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला इस पहेली का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कानून के प्रावधानों को ऐसे टुकड़ों में नहीं पढ़ सकते, उन्हें एक साथ समग्र रूप से देखना होगा। अच्छा, ट्राइब्यूनल को अपील पर जैसा वह ठीक समझे वैसा आदेश पारित करने की काफी व्यापक शक्ति दी गई है। कोर्ट ने तर्क दिया कि अगर ट्राइब्यूनल खुद उस गलती को सुधार सकता है,
या मामला सीधे आईटीओ को वापस भेज सकता है जिन पर ये 2 साल की सीमा लागू नहीं होती। हाँ, तो ये बात बड़ी अतार्किक मतलब इलॉजिकल होगी कि वो कमिश्नर को निर्देश न दे सके सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 साल बीत गए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो 2 साल की समय सीमा इस स्थिति में ट्राइब्यूनल के आदेश पर लागू नहीं होगी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि धारा 33B(2)(b) की 2 साल की सीमा तब लगती है जब कमिश्नर खुद से मतलब सो मोटो एक्शन लेता है अपनी पहल पर। हाँ, ये उन मामलों में लागू नहीं होती जहां कमिश्नर किसी ऊंची अथॉरिटी जैसे ट्राइब्यूनल या कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई कर रहा हो। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। हाँ, और इस तरह कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले को सही ठहराया जिसमें यही नजरिया अपनाया गया था और कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो इसका कुल मतलब क्या निकला? फाइनल आउटकम क्या रहा? फाइनल आउटकम ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये माना कि ट्रिब्यूनल का कमिश्नर को मामला वापस भेजकर नए सिरे से सुनवाई का निर्देश देना बिल्कुल सही था, भले ही वो 2 साल की समय सीमा खत्म हो गई हो। हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरे मामले से, इस पूरी कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो यही है कि कानून की व्याख्या सिर्फ शब्दों के शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन काफी नहीं है। बिल्कुल। अदालतों को कानून के पीछे का उद्देश्य, उसकी मंशा और उसके प्रैक्टिकल नतीजे मतलब व्यवहारिक परिणामों को भी ध्यान में रखना होता है। ये फैसला खास तौर पर इस बात पर जोर देता है कि जो प्रक्रियात्मक नियम होते हैं जैसे समय सीमाएं, वो न्याय देने और कानून के मूल उद्देश्य को हासिल करने में मदद करने के लिए हैं। वो न्याय को विफल करने का या रोकने का जरिया नहीं बनने चाहिए। सही बात है, प्रक्रिया न्याय के लिए है, न्याय प्रक्रिया के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। जब किसी कानून में कोई स्थिति स्पष्ट ना हो, मतलब जिसे कैसस ओमेसिस कहते हैं, जहां कानून चुप हो, तो ऐसी स्थिति में अदालतों को उसकी व्याख्या करते समय कितना लचीलापन दिखाना चाहिए? मतलब कितना आगे जाना चाहिए ताकि कानून का उद्देश्य भी पूरा हो जाए और ऐसा भी ना लगे कि अदालतें विधायिका के अधिकार क्षेत्र में जा रही हैं। ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है। बहुत अहम सवाल है।